Hello everyone, myself Dr. Noorja. I am Associate Professor of Political Science from MS College बीकानेर। BA पार्ट 1 की क्लास में मैं आज आपको राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत विकासवादी सिद्धांत पर आपसे बात करूंगी। इससे पूर्व की कक्षा में मैंने सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में आपको पूर्ण करवाया और दूसरे सिद्धांत के अंतर्गत विकासवादी सिद्धांत को मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी। विकासवादी सिद्धांत के अर्थ के रूप में हम पढ़ें कि इसे कुछ विद्वान यानी इस सिद्धांत को कुछ विद्वान ऐतिहासिक सिद्धांत के नाम से भी पुकारते हैं। इस सिद्धांत का अर्थ है कि राज्य की उत्पत्ति किसी देवीय सिद्धांत के द्वारा, सामाजिक समझौते द्वारा, धर्म द्वारा, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, इन सारे कॉजेस की वजह से राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई है, वरन समय परिस्थितियों के अनुसार धीरे धीरे बदलाव आया और इसी बदलाव का परिणाम ये हुआ कि राज्य की उत्पत्ति हुई। इसीलिए इस सिद्धांत को ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये बात स्पष्ट है कि राज्य की उत्पत्ति धीरे धीरे विकास का परिणाम है। अब ये हुआ अर्थ के बाद हम देखें कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो ये धीरे धीरे या क्रमिक विकास की बात कही गई है वो किस तरह से संपन्न हुई ये प्रक्रिया, इसके अंतर्गत विद्वानों ने इसे कुछ भागों में बांटा है और इस भाग के अंतर्गत 6 भाग हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पहला भाग है मूल सामाजिक प्रवृत्ति, दूसरा भाग है रक्त संबंध, तीसरा भाग इसमें आ जाता है धर्म, चौथा भाग आ गया है इसमें शक्ति, पांचवा भाग आ गया आर्थिक गतिविधियां और छठा बिंदु इसमें राजनैतिक चेतना। ये इसमें छठा बिंदु राजनैतिक चेतना इसका अंतिम बिंदु बताया गया है। इस बिंदु के अंतर्गत मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए पहले बिंदु पर आती हूँ, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें देखिए प्रथम बिंदु जो है वो है सामाजिक प्रवृत्ति यानी मूल सामाजिक प्रवृत्ति। मूल सामाजिक प्रवृत्ति के अंतर्गत विद्वानों का ये कहना है कि मनुष्य जब जमीन पर आया, धरती पर था, तो उसमें मूल प्रवृत्ति एक है सामाजिकता। सामाजिकता से तात्पर्य है कि वो अकेले जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, उसे जीवन व्यतीत करने के लिए उसे लोगों की समूह की जरूरत है। जो विद्वानों का यहाँ तक कहना है कि जिस व्यक्ति को किसी की जरूरत नहीं होती, या तो वो देवता है या पशु है। अर्थात ये बात स्पष्ट है कि मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति है दूसरों के साथ जुड़कर, दूसरों के साथ रहकर, दूसरों के साथ परस्पर संबंध बनाने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया होने की वजह से उसमें समूह बनाने की और समूह के बाद में राज्य की उत्पत्ति होती है। अतः मनुष्य में मूल सामाजिक प्रवृत्ति होने की वजह से राज्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक, इसी में दूसरा बिंदु आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, रक्त संबंध। रक्त संबंध के अनुसार कुछ एक कहावत है कि खून जो है वो पानी से गाढ़ा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अर्थात ये बात स्पष्ट है कि जहां एक ही खून के, एक ही ब्लड रिलेशन के जो लोग हैं, इसको आप अंग्रेजी भाषा में इस बिंदु को
किंगशिप के नाम से भी जानते हैं रक्त संबंध को। रक्त संबंध से यहाँ तात्पर्य है, देखिए, कि आरंभिक समय में व्यक्ति के पास क्या था, एक आखेट अवस्था में उसने अपना जीवन व्यापन किया और धीरे धीरे उसकी परिवार रूपी संस्था का उदय हुआ। इसी परिवार में एक ही ब्लड रिलेशन के लोग इकट्ठा हुए, एक ही ब्लड रिलेशन के लोग थे और वो जो भी कार्य करते थे अपने उस रक्त संबंध के कार्यों को संचालित रखने के लिए करते थे। अतः धीरे धीरे परिवार पर व्यक्ति का नियंत्रण, परिवारों की संख्या बढ़ने लगी और व्यक्ति का नियंत्रण इसमें ढीला पड़ने लगा। संख्यात्मक दृष्टि से अधिक होने की वजह से एक राज्य रूपी संस्था की स्थापना की गई ताकि ये इतने सारे लोगों को संचालित, नियमित और अनुशासित रख सके। अतः यह बात स्पष्ट है। और जो रक्त संबंध, एक ही ब्लड रिलेशन के जो लोग हैं उन्होंने दूसरे लोगों को संचालित करना शुरू किया, उनमें पारस्परिक सहयोग को बढ़ाया, उनमें विवाह संबंध स्थापित हुए, उनमें सामाजिक रीति रिवाज उत्पन्न हुए। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो रक्त संबंध से आरंभ होकर राज्य रूपी संस्था तक पहुंची। और इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें जो कुल हुआ करते थे, कबीले हुआ करते थे, उससे परिवारों ने को अपने परिवारों से कबीले बने, कबीलों से सरदार हुए और सरदारों ने अपनी यहाँ की व्यवस्थाओं को, अपने कुल कबीले की व्यवस्थाओं को संचालित करना शुरू कर लिया। यहाँ जहाँ संचालन की बात आती है, इसका मतलब यहाँ राज्य की उत्पत्ति की स्थिति हमें मिलती है। अब इसी के अंतर्गत जो तीसरा बिंदु आपके सामने है वो है धर्म, है ना। धर्म रक्त संबंध की, धर्म जो है वो रक्त संबंध की भांति ही धर्म रक्त संबंध की भांति ही धर्म को राज्य की स्थापना का महत्वपूर्ण तत्व मानता है। और कालांतर में अगर हम देखें, रक्त संबंध और धर्म परस्पर घनिष्ठ संबंध रखते थे और वस्तुतः प्रारंभिक समाज में रक्त संबंध और धर्म एक ही वस्तु के दो पहलू हुआ करते थे। परिवार और कबीलों को परस्पर जोड़ने का कार्य एक साथ होता था। इसीलिए विल्सन ने ये ठीक कहा है कि समाज में धर्म समान रक्त का प्रतीक है। इसकी एकता, पवित्रता और दायित्व की अभिव्यक्ति पवित्रता और दायित्व की अभिव्यक्ति थी, ऐसा विल्सन मानते हैं। अर्थात जो धर्म है उसने भी परिवारों को, कुटुंब को, कबीलों को बांधने का प्रयास किया है, उन्हें संचालित करने का प्रयास किया है। तो ये जो रक्त संबंध के बाद जो धर्म की प्रवृत्ति है, जिसे हम रिलीजन कहते हैं, उसने संचालित करने की क्षमताएं उत्पन्न की। अतः यहाँ राज्य रूपी संस्था का उदय हुआ। इसी के अंतर्गत मैं चौथे बिंदु पर बात करूं। चौथा बिंदु शक्ति है। शक्ति राज्य संस्था के विकास में शक्ति या युद्ध का स्थान भी विशेष महत्वपूर्ण है। पहले सामाजिक व्यवस्थाएं थी, जिसे राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने का कार्य युद्ध के द्वारा ही हुआ। जैक्स ने ये ठीक लिखा है कि जन समाज का राजनीतिक समाज में परिवर्तन शांतिपूर्ण उपायों से नहीं हुआ, यह परिवर्तन युद्ध द्वारा हुआ है। अर्थात ये बात स्पष्ट है कि शक्ति या पावर युद्धों के माध्यम से दर्शाई गई, और जो युद्ध थे उससे युद्धों ने सामाजिक व्यवस्था को राजनीतिक अवस्था में परिवर्तित किया, और परिवर्तन का जो वजूद था वो युद्ध था।
और युद्ध में शक्ति या पावर का प्रदर्शन होता है। अतः शक्ति ने भी राज्य की उत्पत्ति में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। इसी के अंतर्गत मैं 5वें बिंदु पर आती हूँ और 5वां बिंदु है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आर्थिक गतिविधियाँ। आर्थिक गतिविधियों ने भी राज्य उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो कहते हैं कि आदिकाल में ये आखेट अवस्थाएं थी और आखेट अवस्था में जो परिवर्तन आए उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप पशुपालन व्यवस्था आई और पशुपालन व्यवस्था में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप औद्योगिक अवस्था आई। इन सारी अवस्थाओं में एक आखेट अवस्था को छोड़कर बाकी हम पशुपालन व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था है, औद्योगिक व्यवस्था है, इस सब में हम देखते हैं कि नेतृत्व क्षमता है, शक्ति को प्रदर्शित करने के अवयव हैं, दूसरों को संचालित करने की क्षमता है, दूसरों पर आदेश देने की स्थितियां नजर आती हैं। अतः यह जो परिस्थिति है वो राज्य की उत्पत्ति को दर्शाती है। इसी के अंतर्गत अंतिम पॉइंट हमारा जो आता है वो है राजनीतिक चेतना। राजनीतिक चेतना ने भी राज्य की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। यहाँ राजनीतिक चेतना का तात्पर्य उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जागरूकता है जिनके लिए राज्य की स्थापना की जाती है। अनेक विद्वानों ने राज्य के विकास में राजनीतिक चेतना को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए राज्य की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु माना है। अतः यह बात स्पष्ट है कि राजनीतिक चेतना ने राज्य की उत्पत्ति की, राज्य के कार्यों को संचालित किया और राज्य को शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। अतः मैं एक बार संक्षिप्त में इन 6 बिंदुओं को आपके सामने रिपीट कर देती हूँ। इसमें पहला बिंदु है बच्चों मूल सामाजिक प्रवृत्ति, दूसरा बिंदु है रक्त संबंध, तीसरा बिंदु है धर्म, चौथा बिंदु आ जाता है आपका शक्ति, 5वां बिंदु आ जाता है आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक व्यवस्था और छठा अंतिम पॉइंट आ जाता है पॉलिटिकल अवेयरनेस या राजनीतिक चेतना। इससे संबंधित इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारे यहाँ समाप्त होता है। इससे संबंधित असाइनमेंट आप ग्रुप में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर इससे संबंधित आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप निश्चित रूप से उसे ग्रुप के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना, धन्यवाद।